जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज में आज की क्लास 4 आप लोगों के लिए है। पिछली क्लास में हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। इसमें हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, यानी आर्टिकल 1 को हमने डिस्कस कर लिया था और हमने उसमें जाना था कि अनुच्छेद 1 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और हमारे देश का नाम क्या है। और उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग हमारे देश में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे, जिसमें हमने पढ़ा था राज्यों के क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, यानी जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट, आज की सीरीज में हम बेसिक जो आर्टिकल हैं 1 से लेकर 4 तक, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो पेपर में आने लायक है। बाकी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। साथियों, एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है, यानी इसमें हमारे जो देश का नाम है इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा। इसमें कहा गया है कि राज्यों का संघ, यानी हमारे जो देश का नाम इंडिया और उसके बाद भारत लिया गया है अनुच्छेद नंबर 1 में। आगे अनुच्छेद नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद समय समय पर विधि बनाकर संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसका मतलब यह है कि संसद ऐसे कानून पारित करेगी, एक सेकंड यहाँ से, एंड ओके। अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद समय समय पर कानून बनाकर संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकेगी। कौन से नए राज्य? ऐसे नए राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। यहाँ पे नोट में चीज़ें लिख दी गई हैं, ऐसे राज्य हैं जो पहले से भारत संघ का हिस्सा नहीं थे, यानी जिन क्षेत्रों को अर्जित किया गया है वो सारे क्षेत्र अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय क्षेत्रफल में शामिल किए जाते हैं। जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, तो सिक्किम को वर्ष 1975 में भारत में शामिल किया गया था। वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग शामिल किया गया था? अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में उसको शामिल किया गया। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 में ऐसे राज्यों को, ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट, आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या चीज़ें हैं? यह संसद को नए राज्य बनाने, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने तथा किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाने से भारत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी अगर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम कोई बदलाव करते हैं भारतीय राज्यों में तो उसके तहत भारत के क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि अनुच्छेद 3 ऐसी व्यवस्था करता है कि इसमें पहले से जो हमारे राज्य हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य, अब उत्तर प्रदेश को 2 भागों में गठित कर दिया था, यानी उत्तर प्रदेश से काटकर क्या बनाया गया? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। तो ये उत्तर प्रदेश से ही निकल के राज्य बना है। तो यानी इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कम हुआ है, ना कि पूरे इंडिया का। तो अगर हम इन दोनों को मिला के देखें तो अभी भी तो दोनों का क्षेत्रफल उतना ही है। क्षेत्रफल यानी देश के क्षेत्रफल पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे उत्तर प्रदेश से अगर एक और राज्य बन जाए तब भी इंडिया के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि पहले से जो बने हुए इंडिया के राज्य हैं, अगर उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन किया जाए या किसी राज्य को काटकर एक अन्य राज्य बनाया जाए तो इससे भारतीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ अब नवीन राज्य थे, नए राज्यों का गठन हुआ है। जैसे बात कर लेते हम, सबसे पहले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यानी 1 नवंबर
सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उसके बाद आगे हमारा जो था एक नया राज्य, यानी 15 नवंबर को सन 2000 में ही कौन सा राज्य बना हमारा? झारखंड। झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो ये नवीन राज्य। और सबसे नवीन राज्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे बाद में जो राज्य बना था 2 जून 2014 में, कौन सा बना? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके। तो ये नवीन राज्य बने, लेटेस्ट स्टेट हैं। सबसे नया है तेलंगाना, उससे पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो भारत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 2 में क्या चीज़ें हैं। पहले से भारत का हिस्सा नहीं था, उसको भारत में शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में भारत के ही राज्यों को काटकर उनकी सीमा में परिवर्तन किया जाएगा या उनके नामों को बदला जाएगा, चाहे उससे एक अलग राज्य बनाया जाए। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में व्यवस्था है। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 4 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 4 विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 का संदर्भ देता है, जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के गठन, सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। आगे कहता है यह अनुच्छेद, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसे सभी कार्य संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल 4 ये बताता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समितियां। बड़ी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पेपर में आता है सवाल। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समितियां। सबसे पहले बात कर लेते हैं धर आयोग की। धर कमीशन, धर कमीशन का जो गठन हुआ था वो 27 नवंबर 1947 को गठन किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति S.K. धर। न्यायमूर्ति S.K. धर इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी जो सिफारिश में क्या बात प्रस्तुत की? इन्होंने बोला, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर S.K. धर आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से मना किया। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राज्यों से मांग आई थी भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने की, उसका कारण क्या था? देखिए, इसका कारण ये था, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद लोगों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। कारण था कि लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मान्यता प्रदान करना। इसलिए ये जगह जगह अलग अलग भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। उसके बाद JVP समिति की बात कर लेते हैं। JVP समिति, इसका गठन हुआ था दिसंबर 1948 में। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये इन्हीं के नाम पर समिति का गठन किया गया था। ये शॉर्ट फॉर्म में समिति को नाम दे दिया JVP। J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की। JVP समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल 1949 में सरकार के समक्ष पेश की। इन्होंने क्या कहा? इस समिति ने अपनी सिफारिश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में अव्यवहारिक बताया। इन्होंने कहा कि इस समय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं होगा, व्यवहारिक रूप में उसको नहीं अपनाया जा सकता। इन्होंने ये भी बताया कि भारत एक विविधताओं का देश है, यानी यहाँ पर पूर्णतः एक भाषी राज्य का गठन किया ही नहीं जा सकता। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। अब जैसे अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की भाषा बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लोग गुजराती भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में लोग बंगाली भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी भी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। यूपी में मराठी भी रहते हैं, मराठी भाषा भी बोली जाती है यूपी में भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। तो ये चीज़ें उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा कोई राज्य बनाना संभव नहीं है जो एक भाषी हो।
नेक्स्ट आगे, उम्मीद है ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। इसका गठन हुआ था अक्टूबर 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इनके साथ इस आयोग में 2 अन्य सदस्य और भी थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इन्होंने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मुख्य रूप से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई। आयोग ने 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। यानी इन्होंने अपनी सिफारिश में सरकार से कहा कि 14 स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए, और सरकार ने इनकी इस बात को स्वीकार कर लिया और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। यानी इन्होंने 3 की सिफारिश की थी और इन्होंने 6 राज्यों का गठन किया। तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर 14 नए राज्यों का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो यह अधिनियम 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित, यानी ये घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा लेकिन विधानसभा के साथ होगा। इस राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद लद्दाख, यानी बिना विधानसभा के, यानी इसमें कोई विधानसभा नहीं है, में विभाजित किया गया। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ और पारित कब हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। तो ध्यान रखना, सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो यूटी है वो भी लद्दाख है। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में, वो लद्दाख। नेक्स्ट आगे, इस अधिनियम के साथ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 भी निरस्त कर दिया गया। यानी जो उसको विशेष दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, उसको हटा दिया गया। यानी 370 क्या था कि जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान प्रदान करता था, एक विशेष दर्जा देता था, जिसको अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं अध्याय 3। यहाँ से आपका अध्याय 3 शुरू होता है, नागरिकता, सिटीजनशिप। इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नागरिकता क्या है? भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। यानी अब हमने क्या किया है, देखो पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ा, यानी भाग 1 कंप्लीट हो गया। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा। अब यहाँ से भाग 2 शुरू होता है और अनुच्छेद 5 से 11 तक हम पढ़ेंगे। साथ के साथ आपके भाग और आर्टिकल भी कंप्लीट होते जाएंगे। जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसमें भाग और अनुच्छेद हम साथ के साथ याद करते चलेंगे। तो ये भाग 2 में इसका प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय नागरिकता की। यानी भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। नंबर 1 जन्म से। यहाँ थोड़ा सा इनको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, आगे इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। जन्म से। और दूसरा वंश से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं हम, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और क्षेत्र से, यानी क्षेत्र समावेशन के द्वारा। थोड़ा सा देख, जन्म से अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्मा है तो जन्म से ही भारत का नागरिक स्वतः ही हो जाएगा। उसके बाद वंश से, यानी वंश का मतलब ये है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अब इसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी पंजीकरण हम रजिस्ट्रेशन करके भी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, इससे भी कुछ संबंधित शर्तें दी गई हैं, उनको आगे पढ़ेंगे। देशीयकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र समावेशन से नागरिकता। नहीं, क्षेत्र समावेशन का मतलब है, यानी जैसे हमने किया था, कोई क्षेत्र अर्जित कर लिया भारत सरकार ने, मान लो अब सरकार का कहीं युद्ध हुआ, यानी इंडिया का किसी कंट्री से युद्ध हुआ और संधि के अकॉर्डिंग, यानी उस देश का कुछ हिस्सा भारत ने उस पर कब्जा कर लिया है और कुछ हिस्से पर कब्जा हो गया है, तो यानी उस हिस्से पर जनसंख्या भी निवास करेगी। तो जब उस पर कब्जा हुआ है तो जनसंख्या भी उस क्षेत्र के साथ ही अर्जित होगी, तो उस क्षेत्र में जितने भी रहने वाले व्यक्ति हैं वो स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएंगे अगर भारत उस क्षेत्र को समाहित करता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये क्षेत्र समावेशन से नागरिकता प्राप्त की जाती है। उम्मीद है बात क्लियर है। 5 टाइप आपके समझ में आ गए। आगे डिस्कस करेंगे नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार हैं। नागरिकता जो है 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। पहला है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग क्या है? यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारतीय नागरिकता खो देता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं समाप्ति की। यानी यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक किसी
अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये थोड़े दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, ध्यान रखना। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करिए, अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर वो ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता खत्म। यानी यहाँ से स्वेच्छा, अपनी मर्जी से। अब यहाँ से क्या है, कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अन्य देश की नागरिकता मिल गई है तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है वंचित करना। सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी नागरिक की नागरिकता छीन सकती है। यानी सरकार कुछ विशेष कंडीशन में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। जैसे बात कर लेते हैं नंबर 1 की, नागरिकता यदि धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है। धोखाधड़ी का मतलब है फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी कागजात दिखाकर अगर भारत का नागरिक बन गया है और पता चलने पर तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा, संविधान के प्रति अनादर दिखाया गया हो, भारतीय संविधान का अनादर किया हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी भारतीय नागरिकता छीन ली जाती है। या युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश से या किसी दुश्मन देश के व्यक्ति से अवैध संबंध रहा हो तो उस कंडीशन में भी भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। यानी नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार हैं, स्वैच्छिक त्याग, समाप्ति और सरकार द्वारा वंचित करना। ठीक है, और नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार हैं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र समावेश से। उम्मीद है सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। अब इनको नागरिकता वाले जो अनुच्छेद हैं जैसे 5 से 11 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो इनको हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन।